वनिकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 25 अक्टूबर, फ्राइडे है। देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। देखिए, आपको पता होगा कि 22 तारीख से अभी 24 तारीख तक ना कज़ान में, ठीक है, कज़ान एक प्लेस है, रशिया में है, वहाँ पे ब्रिक्स की समिट चल रही है, ठीक है। तो उसी के बारे में आर्टिकल है। कल समिट कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे राइटर कुछ कुछ चीज़ें इसका बता रहे हैं। ऑल्दो क्या अंदर साइन हुआ है, एमओयू क्या निकला है, इसका तो नहीं पता चला, अब पता चलेगा आने वाले वीक में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राइटर एक चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि इस रशिया में हुए समिट के बाद से एक चीज़ जो अनाउंस हुई है, जो पूरे ग्लोब को एक शॉकिंग में है, वो ये है कि एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, ठीक है, उस पे जो इशू रहता है इंडिया और चाइना का, ठीक है, तो उस पे बात करने की मीटिंग जो है एक्सेप्ट हुई है। तो यहाँ पे जो शी जिनपिंग है, चाइना के प्रेसिडेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर, इनकी मीटिंग होगी, ठीक है। तो ये होप किया जा रहा है कि जो काफ़ी ज़्यादा टसल्स इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी के लिए था, ठीक है, वो चीज़ कहीं ना कहीं जो है वाइंड होगा, या कहीं ना कहीं कुछ अच्छा एक सोल्यूशन निकलने की जो है उम्मीद की जा रही है, ठीक है। तो उसके ऊपर ही है, ऑल तो ये दोनों ब्रिक्स पे ही हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या टैक्स वसूल कर सकती है या नहीं है, इस पर एक वर्डिक्ट दिया है, क्या है देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, अभी है ना 14 जुलाई के आसपास ना हमने मिस्टर गुलाटी जी का एक आर्टिकल डिस्कस किया था, आपको याद होगा, जिसमें गुलाटी जी ने गिनवाया था कि हमारी गवर्नमेंट फूड सब्सिडी बहुत ज़्यादा देती है, ठीक है। फूड सब्सिडी में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान सकते हो कि फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी देना, फार्मर्स को जो है फ्री बिजली, है ना, और पीडीएस सिस्टम देना, ठीक है। अब साल भर का सालाना 6,000 जो है रुपीज़ देना, जिससे क्या होता है, और फूड सब्सिडी अलग है पीडीएस सिस्टम के अंडर में। तो इससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर का जो कोर इशू है उसके लिए हमारे पास फंडिंग नहीं बचती है, क्योंकि आपने सब्सिडी में ही यूरिया, फर्टिलाइज़र और इलेक्ट्रिसिटी और भी चीज़ों के लिए आपने इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, और इसमें बहुत सारी कमियाँ निकाली थी। तो वहीं इस चीज़ को काउंटर पार्ट करते हुए कह रहे हैं राइटर कि मिलन मुरगर्ग जो, कि फूड सब्सिडी बुरा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से हम फूड सब्सिडी डिसाइड कर रहे हैं, उसके कुछ रीजंस हैं देने के, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, देख लेते हैं। इसके अलावा एक आर्टिकल यहाँ पे देखिए, पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी पे है। राइटर जो है डेटा के हिसाब से बता रहे हैं कि अभी देखिए, अगर आप पिछले 3 साल से, या फिर 3 साल कह रही हूँ, 3 टेन्योर जो एनडीए गवर्नमेंट का है, ठीक है, 2014 का, 19 का और अभी 2024 का, ठीक है, इन तीनों में ही जो स्टैंडिंग कमेटी होती है ना, उसकी प्रेजेंस बहुत कम रही है। तो पूरे आर्टिकल में बताया गया कि स्टैंडिंग कमेटी करती क्या है। ऊपर से जो हमारे एमपी एमएलएज है, स्पेसिफिकली एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, उनकी जो सिटिंग होनी चाहिए उससे बहुत ही कम है, बहुत ही एवरेज से भी कम हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसर्न रेज किया है, और यहाँ पे 5 सजेशंस दिए हैं राइटर ने, ठीक है। तो ये आर्टिकल है। आई होप यही आर्टिकल हमारा नियरली 30 मिनट्स का हो जाएगा, और इसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन से 2-3 आर्टिकल्स हैं। तो मैंने इस बार सोचा है कि हम 30 मिनट्स तक की लिमिट रखेंगे, डेली वीडियो एक्सीड नहीं करेंगे। और जो बचा हुआ एक्सप्लेनेशन पेज होगा, संडे को न्यूज़ नहीं आता, तो जो जिस दिन के एक्सप्लेनेशन पेज का आर्टिकल बाकी है, जैसे कल का भी नहीं रह गया था, क्योंकि कल काफ़ी सारे आर्टिकल्स थे इंपॉर्टेंट। क्या होता है, जल्दबाजी में फिर हम सोचते हैं, जल्दबाजी में आधा अधूरा ही कवर होता है, वो ढंग से कवर भी नहीं होता, या फिर वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा एक्सीड करती है, 1-1 घंटे की चली जाती है। तो आई डिसाइडेड कि हम क्या करेंगे, जो एक्सप्लेनेशन यानी वो मेनली प्री ओरिएंटेड होता है, तो हम संडे को कवर कर लेंगे। छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं तो पढ़ने में मज़ा आएगा, और जस्ट एक ग्लांस देख लेंगे तो आइडिया रहेगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, है ना, ठीक है। और ये थोड़ा एनालिटिकल बेस्ड होता है, तो पता नहीं चलता, टाइम बहुत लंबा खींच जाता है इसमें, है ना। तो ठीक, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अभी यहाँ पे ब्रिक्स की मीटिंग से ही बात चल रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी चाइनीज़ के लीडर शी जिनपिंग से मीटिंग करी है कज़ान से। मैं एक बार मीटिंग का लोकेशन दिखा, ये देखिए, ये जो कज़ान है ना, ये मॉस्को इनकी जो कैपिटल है रशिया की, उसके जस्ट सदर्न में है कज़ान। और बाउंड्री में आप देख लीजिए, यूक्रेन है, बेलारूस है, ठीक है। और आसपास बहुत दूर दूर तक ज़्यादा ऐसा कोई कंट्री नहीं है, बट आपको फिर भी एक चीज़ ये रिमेंबर रख लेना कि कज़ान न्यूज़ में था। जोग्राफिकल ऑप्शन वालों के लिए भी आ सकता है, या फिर जो हमारा मैपिंग प्रीलिम्स में आता है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स इस बार कहाँ हुआ था, ठीक है। अगर जैसे आप सीडीएस एनडीए एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे तो वहाँ तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इससे, है ना। और कज़ान सिटी है तो मैच द फॉलोइंग में लिख देगा कज़ान, ठीक है, यूक्रेन करके, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको ये याद होना चाहिए, याद रख लीजिएगा कज़ान। और
ठीक है। ये तारतासन करके एक मेन सिटी है, उसके अंडर में है ये कज़ान। ठीक है। और एक बार ब्रिक्स का हम समरी देख लेते हैं। देखिए ब्रिक्स क्या है इस नेशंस में, इसके अंडर में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। ठीक है। ऑल्दो अभी जो है इसका सबसे पहले अगर हम शुरुआत की बात करें तो 2006 में ये शुरू हुआ था। उस समय ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना के मेंबर्स ही थे। ठीक है। और ये कॉइन किया गया था जिम ओ नेल के द्वारा, और गोल्डमैन सैचे जो इकोनॉमिस्ट रिसर्च पेपर्स थे उनके द्वारा इस चीज़ को मेनली जो है फोकस किया गया था कि जो एशियन के मेन पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव था ये। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमिक्स इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स, चैलेंज dominance of Western nations in IMF and World Bank, great voice and representation of emerging economics। ठीक है। इसके अलावा 2019 में जो वर्ल्ड बैंक है उसने रिपोर्ट दी है, जो ब्रिक में 5 कंट्रीज़ हैं वो नियरली 41 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रखती है, 24% ऑफ द वर्ल्ड GDP इसके पास, ओवर 16% शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड है, 29.3% टोटल सरफेस है इसके पास। ठीक है। और ये मीटिंग्स हैं, सबसे पहली समिट जो है, फॉर्मेशन इसका जुलाई 2006 हुआ था, लेकिन पहली समिट 2009 में हुआ है, 3 साल बाद हुआ है, और वो भी हुआ था रशिया में सबसे पहले। ठीक है। और अभी 2024 की जो मीटिंग हुई है, ये मीटिंग है 16th मीटिंग। ठीक है। ये हुई है रशिया में, कज़ान में हुई है, याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा जो है 2010 में जो मेजर दिए, साउथ अफ्रीका जो है ज्वाइन हुआ था 2010 में। ठीक है। उससे पहले साउथ अफ्रीका नहीं था। उसके बाद फर्स्ट ब्रिक्स समिट जो है आपका, जिसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हुआ, वो 2011 में हुआ। ठीक है। और इसके अलावा जो है इसमें 15 जुलाई को देखिए, और जो ये हमारा 15 जुलाई ये है जो कि ब्राज़ील में हुआ था, इसी में सबसे पहले जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक और कॉन्टिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट जो है एजेंसीज़ हैं, एक्चुअली ये क्या काम करती हैं, मेनली फंडिंग का काम करती हैं जो ब्रिक्स नेशंस हैं। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक है ना UN के लिए, वैसे ही जो है ये NDA नेशनल डेवलपमेंट बैंक और कंटिजेंट रिक्वायरमेंट एग्रीमेंट जो या एजेंसी कह लो आप। ठीक है। ये मेनली काम करता है। और उसके बाद जो है स्पेस प्रोग्राम यहाँ पे ऐड किया गया सैटेलाइट और 5 स्टेशंस के लिए 2021 से। ठीक है। और इसमें मेनली जो है कॉन्स्टेलेशन, इसमें चाइना ने अपनी तरफ से सैटेलाइट्स भेजा है, चाइना, ब्राज़ील ने, रशिया ने, और इंडिया की तरफ से ZYZ-2A। ठीक है। ये ब्रिक्स नेशंस के अंडर में है। और क्योंकि क्या होता है कि देखिए ये वाले जो सैटेलाइट्स हैं ना, इनका यूज़ या इनसे निकलने वाली इन्फॉर्मेशन ये ब्रिक्स के नेशंस करेंगे, इनकी सोवरेनिटी है इस पर। ठीक है। और 15th समिट जो है 2013 में हुआ था, 2023 में हुआ था। ठीक है। और यहाँ पे GDP का कंट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे एक बार ये कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट का देख लो। ठीक है। ये मेनली म्यूचुअल सपोर्ट करता है सडन करेंसी अगर क्राइसिस हो गया, ऐसे न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है। इसकी अभी वर्थ है 100 बिलियन की, हेडक्वार्टर्स की शंघाई में है, याद रखिएगा। ठीक है। इसका मेंबर जो है ब्रिक मेंबर्स है, और न्यू मेंबर्स इसमें ऐड हुए हैं बांग्लादेश, UAE और इजिप्ट। यानी आप ये मत समझिएगा ब्रिक्स नेशंस में और मेंबर्स नए मेंबर्स नहीं है, नए मेंबर्स ऐड हुए हैं बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट। अभी न्यू कुछ मेंबर्स इस बार भी ऐड हुए हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और ठीक है, ये था आपका बेसिक जो ब्रिक्स का इन्फॉर्मेशन है। आर्टिकल पे चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब जो है हमारे चाइनीज़ के जो लीडर है शी जिनपिंग और हमारे मोदी जी के बीच में मीटिंग्स होंगी इसके बाद। ठीक है। जो कि स्ट्रेंथन करेगा मेनली म्यूचुअलिज्म को। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी जो रशिया, चाइना और इंडिया, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद पुतिन इस मीटिंग में प्रेजेंट हुए हैं, इससे पहले कि कोई भी मीटिंग हुई हो, चाहे SCO की मीटिंग हुई थी, है ना, इससे पहले पीस क्लॉज हुआ था रशिया और यूक्रेन में। ठीक है। किसी में भी जो है पुतिन प्रेजेंट नहीं हुए थे। ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा एक मेजर चेंज है यहाँ पे। और यहाँ पे दिल्ली का भी माना जा रहा है कि ऑल्दो अब जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं, जो मेनली अर्ली एक्चुअल कंट्रोल यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो पहले 2020 में भी काफ़ी बड़ा जो है एक इशू हुआ था। ठीक है। उस चीज़ को रिजॉल्व करने की बात यहाँ एक्सपेक्ट की जा रही है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शी जिनपिंग और मोदी जी की मीटिंग जो है अंडरलाइन करेगी डाइवर्ज दोनों साइड्स के जो इश्यूज़ हैं, और फ्यूचर में जो भी है उसे नॉर्मलाइज़ किया जाए, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। और यहाँ पे अभी जो है मेनली 4 न्यू मेंबर्स हैं, जो कि इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और UAE है ना, इन्होंने एडमिट किया है मेनली ब्रिक्स के साथ ऐड होने का। ठीक है। और
यहाँ पे ऑल्दो ये माना गया है कि देखिए ऑल्दो बहुत सारे नेशंस ऐसे भी हैं जो वेस्टर्न में डोमिनेंट हैं और वो मेंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जो उनको नहीं मतलब कहीं ना कहीं ब्रिक्स का सपोर्ट भी नहीं करते हैं, या फिर क्योंकि वो वेस्ट के ज़्यादा सपोर्ट में हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अगर आप बात करो, इवन अगर आप इंडिया की भी बात करोगे तो इंडिया का यूएस के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है। बाकी नेशन तो छोड़िए अब, है ना, रशिया के साथ तो टसल है, चाइना के साथ भी टसल रहता है, लेकिन एज़ कम्पेयर इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है यूएस के साथ, ठीक है। और इवन यहाँ पे यूएस हमेशा से चाहता है कि ग्लोबली जो है डोमिनेट करे, लेकिन इस चीज़ को रिप्लेस करने की कोशिश कौन कर रहा है? चाइना के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे जो है अभी कज़ान में जो मीटिंग हुई है इसमें तीनों के लीडर्स ने यहाँ पे जो है अपना ग्लोबली रिप्रेजेंट रखा है। और यहाँ पे जो है होप सो, अब देखिए जो हमारी चाइना के साथ जो मीटिंग होगी इंडिया की, ठीक है, इसके बाद जो आने वाले नेक्स्ट मीटिंग्स हैं जहाँ जहाँ जैसे जर्मन में चांसलर जो है वहाँ पे मीटिंग में जाने वाले हैं मोदी जी, ठीक है। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर के साथ नेक्स्ट वीक जो है वो मिलेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। तो यहाँ पे इससे क्या है, यूएस के साथ साथ यूरोप के साथ भी रिलेशन अच्छा बनाने की जो है इंडिया पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक आर्टिकल है इसी से रिलेटेड है, यहाँ पे बेसिक से बेसिक बताया जा रहा है इसमें। देखिए इसमें इस बार का जो थीम था ना वो था स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड स्क्रूटिनी, ठीक है। और शायद इसी वजह से जो है रशिया ने, आई एम डैम श्योर, शी जिनपिंग का जो है इंडिया के साथ LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो है बात करने का जो मुद्दा है, बैक ऑफ द साइड कौन है, रशिया का पुश ज़रूर रहा होगा। और इसी वजह से स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट सिक्योरिटी जो है, स्क्रूटिनी कह रही हूँ, सॉरी, सिक्योरिटी जो है इसका मेन थीम है इस बार। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इन्होंने प्रायोरिटाइज़ भी किया है इस बार कि ब्रिक प्लस कंट्रीज़ के साथ ये मीटिंग होगी, यानी ब्रिक प्लस में ब्रिक्स के साथ साथ जो और नए न्यू मेंबर्स हैं, ठीक है। और इवन इसके अलावा देखिए अगर आप बात करोगे, इसकी शुरुआत जो है गोल्डमैन सैच्स के द्वारा, इकोनॉमिकल पोटेंशियल जो रिसर्चर्स थे उनके द्वारा रखा गया था। स्पेसिफिकली ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना के द्वारा वर्ल्ड का ग्लोबल इमेजिनेशन एक उभरा हुआ एक इंस्टीट्यूशन था ये, ठीक है। ये भी सबसे पहले जो है ये 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग की जब G8 की मीटिंग हो रही थी रशिया के साथ, तब ये जो है इसका आइडिया शुरुआत हुआ था, ठीक है। और आज ये 21st सेंचुरी तक आते आते बहुत ही बड़े जेंजी इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में ये बन गया है। और 2011 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, आपको पता है। और अभी 2024 में इसकी 16th मीटिंग जो है कज़ान, और जिसमें नए मेंबर्स के साथ हो रही है ना, हुई है अभी 24 को, कल लास्ट था, ठीक है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के बाद अगर आप बात करेंगे वेस्ट की, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर कोविड के बाद भी देखोगे तो कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी यूरोप में, जैसे रशिया का काफ़ी रहा है, साउथ वेस्ट एशिया का रहा है, साउथ चाइना सी का अलग से रहा है, टसल रहा है ना, चाइना का अपने रीजन्स में, रशिया का वेस्ट के साथ, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारी मीटिंग्स रही हैं, जैसे G7 हो गया, है ना, अभी SCO हुआ था, G20। लेकिन इन सब में सबसे मेजरली जो रोल प्ले करता है वो ब्रिक्स का है, क्योंकि रशिया के हेड यानी पुतिन ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ऑल्दो यहाँ पे ब्रिक्स के जो फंडिंग मेंबर्स हैं ना वो मिडिल पावर के हैं, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजी पोटेंशियल्स को फोकस करते हैं, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे ब्रिक्स के लीडर्स ने यहाँ पे जो है ये पॉइंट आउट किया है कि हमें ब्रिक्स को जो है वेस्ट से जो चीज़ें हैं रिलेशंस को ना तो बिगाड़ना चाहिए, ना ही ज़्यादा सीरियसली बहुत ही अच्छा भी ना हो, मेंटेन रहे ब्रिक्स जो है अपने काम में, अपने रीजन्स में। क्योंकि देखिए एट दी एंड ब्रिक का मेन मोटिव क्या है, जिस तरीके से IMF है, जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक है, जिस तरीके से नाटो है, उनसे बेहतरीन तरीके से उभर के लाना ही जो है मेन टारगेट ब्रिक्स का है, ग्लोबली अपने आप को एक तवज्जो बना के रखना, ठीक है। और यहाँ पे ब्रिक्स का एजेंडा भी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इनके जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, जो भी कॉपरेशन है उस पर फोकस करना, ठीक है। अभी इवन जहाँ पे अभी जो है ब्रिक्स ने इवन G7 में भी जो है G7 के नेशन से ज़्यादा जो है GDP, इकोनॉमिक ग्रोथ और यहाँ पे जो मटेरियल्स है, यानी एक्सेस टू क्रिटिकल मटेरियल्स, इवन पॉपुलेशन, ठीक है, इन सारे मैटर्स पे G7 के कंट्रीज से ज़्यादा जो है ग्रोथ अभी ब्रिक्स के पास है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी माना जा रहा है कि रशिया के यानी ब्रिक्स के द्वारा बनाए हुए जो कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ये काफ़ी न्यू इंस्टीट्यूशंस है स्पेसिफिकली ब्रिक्स को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि देखिए बनाया क्यों जाता है, जैसे ब्रिक्स में ये सारे नेशन है, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। अब इनमें से किसी भी एक नेशन को कोई क्राइसिस फेस करना पड़ेगा, तो क्या होगा कि बाकी नेशन सारे मिलकर वो पैसा जो है इसमें से ब्रिक्स के फाउंडेशन से निकाल के, इंस्टीट्यूशन से निकाल के उस कंट्री को हेल्प करेंगे, ठीक है। ये किसी भी कंट्री के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत रोल प्ले करती हैं। लेकिन यहाँ पे राइटर ये भी कह रहे हैं कि ये मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स जो वेस्ट की है उससे ज़्यादा सप्लीमेंट तो नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे अभी और ब्रिक्स के ये इन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है। इवन अगर आप बात करोगे तो इवन ओवरऑल
कि रशिया के द्वारा भी अभी जो है प्रेसिडेंसी में इवन डिकेड जो है पुरानी जो तरीका है, दैट मीन्स लोकल करेंसी में ट्रेड करने की जो आइडिया है उस पर इन्फेसाइज किया गया है। इवन ये भी बताया गया है कि जो ब्रिक्स नेशंस है इनके बीच में आपस में अपना खुद का एक लोगो, अपना खुद की एक करेंसी होनी चाहिए, ताकि वो ईजिली अपने आप को जो है यहाँ पे ट्रेड में आगे बढ़ा सके, ताकि वेस्ट के ऊपर डिपेंड ना रखे। क्योंकि देखिए अभी भी क्या होता है कि जो ब्रिटिश यानी सॉरी ब्रिक्स के जो नेशंस है, यानी आपका ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ये आपस में ट्रेड डॉलर्स में ही कर रहे हैं। बहुत ही कम नेशंस हैं जहाँ पे जैसे इंडिया और रशिया के बीच में रुपीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा हो, क्योंकि येन है चाइना की अलग अलग, साउथ अफ्रीका के अलग है, ब्राज़ील के अलग है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि इन नेशंस के बीच में जो है खुद की एक डिजिटल करेंसी होनी चाहिए, ताकि ये अपने नेशंस अपने आपस में जो डाइवर्स इकोनॉमी है उसको पूरी तरीके से यूज़ कर सके। ठीक है, और सबसे मेन मोटिव तो यही है कि वेस्ट का जो डॉलर है उस पर डिपेंडेंसी इनका ना हो। ठीक है, और अगर आप बात करोगे वेस्ट के, तो UN, WHO, WTO, ब्रिटेन वुड्स के स्ट्रक्चर्स में बनाए हुए वर्ल्ड बैंक हो चाहे IMF हो, इनको जो है अब टाइम आ गया है, काफ़ी चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं इनके द्वारा, क्योंकि इनका जो अब यानी आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये सारी एजेंसी देखिए 1950s 45 के आसपास से बनी हुई हैं, नियरली 80 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं इसको, 80 है ना, 80 ईयर्स के आसपास। तो यहाँ पे इसमें कोई भी अपडेशन नहीं किया गया है, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसको माना जा रहा है कि ये म्यूचुअलिज्म के मामले में तो बिल्कुल कोमा में जा चुका है। यहाँ पे इसे कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, जबकि इसको अभी अपडेशन की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कज़ान में जो हुई मीटिंग है उसमें यहाँ पे इनके ब्रिक्स के नेशंस के द्वारा इस चीज़ को बहुत ही बखूबी ध्यान दिया गया है कि जो UN और US के रिफॉर्म में नहीं हुआ उसे हमें ब्रिक्स कंटिन्यूएशन में आगे रखना है। ठीक है, और ये अपने आप को G7 G20 में एक बहुत बड़ा प्ले रोल करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ब्रिक्स के नेशन में से जैसे रशिया इसमें था, ठीक है, चाइना, G20 में ये सारे ही नेशंस हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते आ रहा है। और जो इवन ब्रिक्स हैं इसका खुद का एक सेक्रेटरीट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्रेसिडेंसी चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसके एजेंडा, हर साल के एजेंडा पे डिपेंड करता है कि किसकी प्रेसिडेंसी होगी, किसका सेक्रेटरीट होगा, कौन क्या होगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे भी और काम करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा रिसेंटली अभी जो है इथियोपिया, इजिप्ट, UAE, ईरान और सऊदी अरब ने इसमें ऐड करने का क्राइटेरिया पास किया है। दैट मीन्स यहाँ पे ये ऐड हुए हैं। ठीक है, इनकी कॉपरेशन इनके साथ बढ़ेगा, यानी फंडिंग, एग्रीमेंट, सारे गाइडलाइंस जो हैं और एक्सपैंड होगा। ठीक है, ब्रिक्स और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है अपने सिटीजन सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स के लिए, सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और अभी देखिए अगर आप इंडिया की बात करोगे तो ब्रिक्स में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का रोल प्ले करता है इंडिया। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा शानदार है साउथ ग्लोबल में आगे अपने आप को आगे तवज्जो बना के रखने का, क्योंकि ब्रिक्स G7 आउटरीच G20 में इंडिया का बहुत बड़ा एक प्ले रहा है, मतलब यानी बहुत बड़ा एक लीडर रहा है। ठीक है अभी भी। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो होता है, ठीक है, तो क्या इस पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है या रेवेन्यू वसूल कर सकती है। तो अभी वेडनेसडे को क्या हुआ था कि इंडियन फेडरल पॉलिटी एंड कंट्री टैक्सेशन सिस्टम के अंदर डेजाऊ देखा गया। दैट मीन्स देखिए ऑलरेडी इस पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले भी वर्डिक्ट दिया गया था, ऑल्दो ये 1990 में भी केस आया था सिंथेटिक वर्सेस केमिकल लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी। ठीक है, कि एक्चुअली उसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट के द्वारा इसमें बोल दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 1990 के मामले में कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी, यानी सेंटर लगाएगी। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को अब बदल दिया गया है और अब जो है इस चीज़ में बोला गया इनटॉक्सिक लिकर जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में स्टेट लिस्ट के अंडर में ये पावर है कि द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, प्रोसेशन, ट्रांसपोर्ट, परचेज और सेल ऑफ इनटॉक्सिकेंट लिकर पे जो है आपका स्टेट काम कर सकता है इस पर। ठीक है, और इनटॉक्सिकेंट को अलग अलग तरीके से इनटॉक्सिकेंट लिकर है, अल्कोहल लिकर या ह्यूमन कंजम्पशन या इनटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स के फॉर्म में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे वर्डिक्ट को बदल दिया गया है। और इवन चंद्रचूड़ ने भी ये भी बात बोली है कि 7 शेड्यूल में ये वाइड मीनिंग बहुत वाइडली है। 7 शेड्यूल के अंडर में जो भी स्टेट का है, सेंटर का है, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो पावर्स मैंशन है ना वो बहुत वाइड है, नैरो नहीं है। ठीक है, तो इवन लिकर के वजह से जो ट्रेडिशनली जो चीज़ें यानी इनकम का जो मेन सोर्स है ना वो क्या होता है कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकली जो है एक बूस्ट का काम करता है स्टेट का, क्योंकि स्टेट को बहुत बड़ा अर्निंग जो है ये लिकर, टोबैको, ये सारे कंज्यूम के प्रोडक्ट से मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी GST, क्योंकि उस समय का पहले का टाइम पीरियड पोस्ट GST आ रहा था, उस समय GST वगैरह नहीं था, सेंटर का ज़्यादा डोमिनेंस था। ठीक है, लेकिन अब GST की वजह से जो है
अब लिकर्स में जीएसटी लगेगा तो वो फिर सेंटर और स्टेट में बाइफरकेट होगा, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि अब यहाँ पे स्टेट जो है अपना फेयर तरीके से नेशनल टैक्स किटी पे जो है लगा सकता है, ठीक है। तो एक अर्निंग का सोर्स है ये, ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है आपका इसमें फूड सब्सिडी के बारे में था, क्या है देख लेते हैं। देखिए पिछले हफ्ते लास्ट टू सेकेंड वीक है ना, तो यहाँ पे मिस्टर गुलाटी जी ने ये आर्टिकल डिस्कस किया था 14 जुलाई के आसपास कि हमारे पास द प्रॉब्लम, इसके हेडिंग थी द प्रॉब्लम विद द फ्री फूड, है ना, फ्री फूड। तो इसमें इंडियन फार्मर सेक्टर्स को यहाँ पे बोला गया था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमें क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हमें वेराइटीज़ को बढ़ावा देना है ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ सके, और फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना है। तो यहाँ पे राइटर ने कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइज़र, वाटर लीड्स में बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रखी है, उससे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन तो हुआ है, लेकिन काफ़ी लॉस भी है, क्योंकि हम इसके वजह से क्या हो रहा है कि इन पीडीएस की वजह से हमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितनी कटिंग्स देनी है हम नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात ये आ जाती है कि अगर हम इन सब्सिडी से देने वाले पैसे को कम कर देंगे तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस कर पाएंगे, ठीक है। एक्चुअली मेन रीज़न है। तो यहाँ पे अब बात आ जाती है कि सब्सिडी पे ही, फूड सब्सिडी पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली राइटर का कहना है कि अगर यहाँ के जो फूड सब्सिडी में जो दिया जाने वाला पैसा उसको डायरेक्टली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कर देंगे तो हम इस पर ज़्यादा काम कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि आर्ग्यूमेंट ये भी आ रहा है कि फूड सब्सिडी जो है एक बहुत बड़ा बिग पार्ट है सब्सिडी फॉर द फार्मर्स, फॉर द प्राइस सपोर्ट अलॉन्ग विद इनपुट सब्सिडी एंड मच ऑफ इट वेस्ट फूड। क्योंकि देखिए ये भी बात सच है कि जितनी फूड सब्सिडी दी जाती है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में हो, चाहे वाटर में हो, या फिर जो है फार्मर्स के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो, ठीक है, या फिर जो फर्टिलाइज़र है उसमें जो सब्सिडी दी जाती है, ये ह्यूज है, इट्स अ ह्यूज चंक फॉर द फार्मर्स टू मेंटेन देयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे ये भी बात बताई जा रही है कि अगर हम उसको कम कर देंगे तो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे पास अच्छा खासा एक अमाउंट होगा जिस पे हम अपने फार्मर्स को और विन विन सिचुएशंस पे ला सकते हैं। तो क्या वी कैन ट्रीट फूड सब्सिडी लाइक अदर सब्सिडी सच एज फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे कंट्री की फूड सब्सिडी अगर आप बात करोगे तो बिल इनकम्पासेस विद कंज्यूमर फार्मर सब्सिडी ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको पता है कि देखिए अगर आप मान लीजिए जैसे कि अगर आप गेहूँ उगा रहे हो, ठीक है, वीट उगा रहे हो, तो वीट उगाने के बाद ये मार्केट में जाएगा, एमएसपी का प्राइस लगेगा, एमएसपी के प्राइस के बाद जो है आपका फूड कॉर्पोरेशन इंडिया ही जो है इसको प्रोक्योर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये अपने गोडाउन में रखकर स्टोरेज करके जो है लोगों को पीडीएस सिस्टम में बांटता है, और ये काम कौन करता है? एफसीआई, ठीक है। तो बहुत बड़ा रोल एक तो एफसीआई का है ना, और ऊपर से यहाँ पे फूड बिल का जो है मेनली सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी फर्टिलाइज़र राइटर का कह रहा है ये तो बहुत ही कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो कहना कि अगर हम इनके जो सब्सिडीज़ हैं उसको कम कर दें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर हम काम करेंगे, जो फूड सब्सिडी यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइज़र से ज़्यादा जो फूड सब्सिडी में दी जा रही है पीडीएस में, अगर हम उसको कम करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करेंगे तो ये कोई तुक नहीं बैठता, ठीक है। और इवन यहाँ पे राइटर ये भी कह रहे हैं कि देखिए गुलाटी जी ने ये भी खुद बोली थी, एक मिनट, इनफैक्ट यहाँ पे गुलाटी जी ने भी इसमें आर्टिकल में ही बताया गया था कि फूड सब्सिडी की वजह से क्या होता है कि कंज्यूमर को फ़ायदा होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो सस्ता चीप प्राइस में मिलता है, लेकिन यहाँ पे फार्मर को फ़ायदा नहीं है। तो लंप अमाउंट में फूड प्राइस देना जो है सब्सिडी जो है प्रोड्यूसर के लिए तो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो यहाँ पे इवन यहाँ पे अगर हम बात करें कि राइस में जो है यहाँ पे ये भी बोला गया था कि जैसे अगर फार्मर्स अगर राइस का प्रोडक्शन कर रहा है तो उसे फिर पीडीएस सिस्टम से भी सस्ते में ही मिल जाता है प्रोडक्ट, है ना। तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि सब्सिडी को फिर किस तरीके से ये वेस्टफुल बता रहे हैं। तो यहाँ पे कंसीडर अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे राइटर ये काउंटर कर रहे हैं कि देखिए, लेकिन यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप सब्सिडी दोगे तो यहाँ पे बॉटम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के लिए फ़ायदेमंद है। कैसे? देखिए अगर हम विलेज लेवल की बात करें तो क्या होता है कि नियरली एक फैमिली को जो है यहाँ पे 20 kg का राइस या वीट जो है मंथली उसमें पीडीएस के फॉर्म में दिया जाता है, और उनकी अगर आप एक्चुअल में अगर इनकम प्राइस देख लोगे तो 700 रुपये से 800 रुपये तक है। दैट मीन्स वो हाउस होल्ड जिनका मंथली सैलरी 20,000 से कम है उनके लिए 20 kg का राइस जो है पीडीएस सिस्टम के अंडर में देना कितना बड़ा एक ह्यूज चंक, ये एक बहुत बड़ा ह्यूज हेल्प है, ताकि वो अपने पैसे को बाकी जो एसेंशियल फूड्स है जैसे कि पल्स है, मिल्क है, और चीज़ों में जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है यानी बहुत ज़्यादा एसेंशियल नीडी फूड्स हैं उन पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बात आ जाती है कि यहाँ पे कितने सारे लोगों को फूड देना चाहिए। अब बात, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक्चुअल में यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने भी ये चीज़ मेंशन करी थी कि हमारे पास कोई भी डेटा, एक्यूरेट डेटा नहीं है कि हम ये बता सकें कि हमारे पास कितने लोग गरीब हैं,
ये चीज़ बताना बहुत मुश्किल है ह्यूज चंक ऑफ द पॉपुलेशन में, कि आपको ये गिन गिन के बताना कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये मिडिल है, ये गरीब है। एक अमूमन आपके पास एक बहुत वास्ट डेटा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें ये फूड सिस्टम को मेंटेन करना पड़ता है जब तक हमारे पास एक एवरेज लेवल पे लोगों का जो है अपलिफ्टमेंट ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि अब देखिए गुलाटी जी ने जो ये चीज़ बात बोली है कि प्रोक्योरमेंट को बढ़ाना जो है फ़ायदेमंद नहीं है, तो यहाँ पे राइटर गलत कह रहे हैं। ठीक है, राइटर इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। राइटर ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर आप बात करोगे पिछले कुछ सालों से, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में ना, जहाँ नेशनल फूड सिक्योरिटी पीडीएस के लिए 44% पहले फूड देता था, अब 67% को कवर करता है। और यहाँ पे केजी को भी कम कर दिया। पहले पर पर्सन 7.5 केजी से 8 केजी के आसपास मिलता था, अब वो 5 केजी मिल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ना तो फूड प्रोडक्शन बढ़ा है और ना ही सब्सिडी बढ़ी है। तो ये कहना है कि सब्सिडी में पैसा ज़्यादा जा रहा है तो ये गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मानना राइटर का ओवरऑल कहना ये है कि हाई ऑफ रिटर्न, देखिए क्या होता है कि इस तरह से सिस्टम पीडीएस सिस्टम देने से मिल्क, एग, वेजिटेबल टारगेट्स, इन चीज़ों पे आप रिसर्च करने के लिए, ये बात सही है कि आप रिसर्च करना हमारा ज़रूरी है, ताकि हम फ्रूटफुली जो है अपने कंज्यूमर्स, अपने फार्मर्स को जो है अपने लाइफ के लिए अपने अपलिफ्टमेंट कर सके। लेकिन इस चीज़ के लिए ये कहना कि पीडीएस का जो फूड सिस्टम है, फूड सिस्टम की सब्सिडी को कम करना जो है, राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं होगा, ये एक अलग बीमारी, एक अलग इशू को क्रिएट करेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल स्टैंडिंग कमेटी पे है। ठीक है, एक्चुअली राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि ओवरऑल स्टैंडिंग कमेटी का हर साल क्या होता है, सेशन होता है, तो 135 में से 55 ही मीटिंग्स हुई हैं। और अगर आप बात करोगे जो 17th लोकसभा जो 2019 से 2024 तक का टाइम पीरियड था, उसमें 135 डे में, सॉरी 1 साल का बोला मैंने, पूरे 5 साल में से 135 मीटिंग होनी थी, यानी सिर्फ 55 में ही ये लोग प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ जाती है कि व्हाट हैपन्स फॉर द रिमाइनिंग 300 डेज़ में फिर क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ जाती है कि स्टैंडिंग कमेटी जो मेनली काम क्या करती है, ये काम करती है रिपोर्ट देने का, किसके लिए, डिमांड फॉर ग्रांट्स, बिल्स, एनुअल रिपोर्ट्स, डिस्कस नेशनल बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़, इन सारे के लिए जो है स्टैंडिंग कमेटी काम करती है। लेकिन अगर आप बात करोगे तो काफ़ी टाइम से ये बहुत ही ज़्यादा लैक हो रही है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी रिसेंटली 24 डिपार्टमेंटली जो है स्टैंडिंग कमेटीज़ बनाई गई हैं। और डिपार्टमेंटली जैसे फॉर एग्जाम्पल हेल्थ का अलग है, वुमेंस का अलग है, ठीक है, चाइल्ड एंड केयर्स का अलग है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट्स के लिए कमेटी अलग है, एग्रीकल्चर के लिए अलग है, इसके अलावा डिफेंस के लिए अलग है। इस तरीके से अलग अलग 24 डिपार्टमेंट्स के अंडर में जो है कमेटीज़ बनाई गई हैं, जिसमें से 31 जो है मेंबर्स ऑफ जितने भी टोटल पार्टीज़ हैं उसमें से हैं, और 21 फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 फ्रॉम द राज्यसभा। ठीक है, और अगर आप पिछले कुछ हफ्ते से देखोगे तो यहाँ पे अभी पिछले हफ्ते ही जो है इसकी मीटिंग हुई है, जिसमें यहाँ पे काफ़ी वक्फ बिल के बारे में, सेबी को जो है स्क्रूटिनी करनी है या नहीं है, इन सारे इशूज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। डिस्पाइट ऑल द एक्टिविटी स्टैंडिंग कमेटी आर नॉट परफॉर्मिंग एज दे आर मैंडेटेड, ये राइटर का कहना है। क्यों? क्योंकि इसके अंडर में 3 वाइटल मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे माइनॉरिटी अफेयर्स है, ट्राइबल अफेयर्स है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है। 2023 में सम एमपीज़ अटेंड ओनली 1 और 2 ऑफ इट्स 16 मीटिंग्स में से पूरे 2023 में अगर आप बात करोगे तो 1 या 2 ही मीटिंग अटेंड करी है। किसी ने 24 कमेटी, अब जैसे यहाँ पे 24 कमेटी मेंबर्स हैं, ऑल्दो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं वुमेंस हैं, बाकी सारे मेल हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टैंडिंग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे बहुत कम है। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप बात करोगे डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स हैज़ नॉट हैड अ वुमेन चेयरपर्सन इन लास्ट 2 डेकेड्स। ठीक है, और कहने को ये वुमेन और चाइल्ड एंड केयर के लिए कमेटी है जिसमें वुमेंस का ही रोल नहीं है, और वो भी 2 डेकेड से। ठीक है, और इसके अलावा 15th जो लोकसभा थी, इवन 7 आउट ऑफ 10 में से 7 जो बिल्स हैं वो कमिटीज़ में स्क्रूटिनी हुई है सिर्फ। ठीक है, और इसके अलावा फास्ट फॉरवर्ड टू 17th लोकसभा है ना, और दैट इसके अलावा जो नंबर्स हैं वो और ड्रॉप हो गए हैं धीरे धीरे अगर आप बात करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि देखिए स्क्रूटिनी में क्या होता है कि कोई भी बिल आता है ना तो उसका डिस्कशन होता है, कमिटी उसको देखती है ना, रेफरेंस देती है कितना सही है कितना गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसको जल्दबाजी में कहीं ना कहीं यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे काम को सीरियसली नहीं दिया जा रहा है जो टेबल पर डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट में, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे एक्ट्स तो आपके ऑर्डिनेंस से ही पास हो जा रहा है, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर ने भी ये बोला कि जो डोकलाम वाला इशू है, ठीक है, जिस पे स्टैंडिंग कम्युनिटी ने भी बात बोली थी कि डोकलाम इशू पे क्या करना चाहिए, तो एमपीज़ की तरफ से यानी जो अपोजिशन है उनके द्वारा यहाँ पे डिस्पेंशन को रखा गया, यानी इस पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करी है। और इवन जब कमेटी से रिकमेंडेशंस की बात आ जाती है कि इस चीज़ को जो है गवर्नर है, ये गवर्नमेंट है या लोकसभा स्पीकर है, क्या इस चीज़ को मानते हैं, तो यहाँ पर बात आती है नहीं मानते। ऑल तो देखिए यहाँ पर जो स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन जो होती है ना, ठीक है,
स्टैंडिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो कंपलसरी नहीं है, ये बात तो है। ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है कि स्टैंडिंग कमेटी ने अगर सजेशन दे दी तो सही है और आपको मानना ही मानना है जो गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि वो बहुत ही प्रिविलेज कह रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा जो IAS IPS ऑफिसर, IRS ऑफिसर, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर जिनके पास कम से कम 30 से 25 साल का जो एक्सपीरियंस होता है वो लोग होते हैं इस कमेटी में, ठीक है। ऐसे ही कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे राइटर 5 सजेशंस दे रहे हैं। पहली बात क्या कह रहे हैं राइटर, एक तो पहला ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द रूल गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड टू द कमेटी रिकमेंडेशन विद इन 6 मंथ। क्या होता है कि जैसे रिकमेंडेशंस अगर वो नहीं भी मानती हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को कमेटी को बताना होगा कि क्यों नहीं माना है उन्होंने। तो इस चीज़ को आपको जो है विद इन 6 मंथ के अंदर देना होगा। और दिस ब्रॉड बी डाउन टू 16 डेज, जो कि 6 महीने का है, उस चीज़ को कम करके 60 दिन के अंदर बताना होगा, ठीक है। और एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ इन्होंने बोला कि MP सर्व्स, ठीक है, MP सर्व इन अ कमिटी फॉर अ जस्ट अ ईयर लीडिंग टू द कॉन्स्टेंट रीशफलिंग एंड लैक ऑफ एक्सपर्टाइज। क्या होता है कि MPs के द्वारा इस कमिटीज़ में मेंबर बनना, चेयरपर्सन बनना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपर्टाइज पे लॉस होता है, क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट्स होते नहीं है यहाँ पे कमेटी में बैठ के काम करने के लिए। तो यहाँ पे इस चीज़ को इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ये US कांग्रेस के परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी या फिर केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली में हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि उन लोगों ने अपने स्टैंडिंग कमेटी में किस तरीके से काम किया है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने जो अपना टेन्योर है ना, टाइम पीरियड, उन्होंने 30 मंथ का रखा है। ऐसा नहीं है कि आने वाला पर्सन सिर्फ 1 साल के लिए काम करेगा, 6 महीने के लिए नहीं, 13th मंथ तक रखा है, नियरली अप्रॉक्स 3 साल के लिए, ठीक है। और तीसरा जो सजेशन है वो ये है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल इकोनॉमी शुड बी फॉर्म्ड एंड एनुअली एग्जामाइन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड इट शुड बी इंटर द बोथ ऑफ पार्लियामेंट टू डिस्कस द रिपोर्ट्स, है ना। और इट शुड बी फॉलोड बाय द रिस्पॉन्स फ्रॉम द मिनिस्टर पब्लिक बोरोइंग एंड इट्स अफेक्ट फ्यूचर गवर्नमेंट शुड ऑल्सो बी रिवाइव्ड बाय दिस कमिटी, ठीक। इसके अलावा चौथा ये है कि इन फेडरल डेमोक्रेसी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट वाइल पासिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज इमेंस, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे देखिए, जब भी आप कोई भी पार्टी कोई बिल लेके आती है, अमेंडमेंट करती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले इसकी स्क्रूटिनी तो चेक हो कि ये सही है, ये गलत है, कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन की क्रेडिबिलिटी तो नहीं खत्म कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और पांचवा जो है ये स्क्रूटिनी और प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ द डिमांड ऑफ ग्रांट्स, की कोई भी ग्रांट होती है तो उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए कि क्या क्या साइडलाइंस है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि 2014, 19, 24 से तीनों टाइम से जो डिमांड फॉर ग्रांट्स मिले हैं उनका जो है एग्जामिनेशन सही तरीके से हुआ ही नहीं है। जिस तरीके से 2011 के 1996 के इलेक्शन से पहले हुआ था, ये हुई ही नहीं है, यानी स्टैंडिंग कमेटी एक मजाक बन के रह गई है, दैट मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें इवन स्टैंडिंग कमेटी का जब डिस्कशन होता है तो इसे यहाँ पे लाइव रखना चाहिए, ठीक है, TV में, जो चीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया अभी तक। तो ये ओवरऑल आर्टिकल है, ठीक है। तो थैंक यू।